नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। विनायक दामोदर सावरकर या फिर वीर सावरकर, जिन्हें बीजेपी और आरएसएस अपना आदर्श मानती है। आजादी के आंदोलन में जहां बीजेपी उनकी भूमिका को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, तो वही विपक्ष उन्हें अलग ही चश्मे से देखता है। ऐसे में जब भी सावरकर को लेकर बात की जाती है, विवाद अपने आप खड़ा हो जाता है। मंगलवार को वीर सावरकर पर पुस्तक विमोचन के दौरान यही स्थिति देखने को मिली, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, विनायक दामोदर सावरकर के दया याचिका दायर करने को एक खास वर्ग ने गलत तरीके से फैलाया। उन्होंने दावा किया कि सावरकर ने जेल में सजा काटते हुए अंग्रेजों के सामने दया याचिका महात्मा गांधी के कहने पर दाखिल की थी। इसके बाद फिर क्या था, सावरकर पर दिए इस बयान को विपक्ष ने हाथों हाथ लिया और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा। निशाना साधते हुए ओवैसी ने दो टूक कहा कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन वो महात्मा गांधी की बजाय सावरकर को राष्ट्रपिता बना देगी। वहीं इस पूरे बवाल को लेकर इतिहासकारों के मत भी बटे हुए हैं, जहां एक और इतिहासकार विक्रम संपत ने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहा, महात्मा गांधी ने सावरकर को दया याचिका दाखिल करने के लिए कहा था। तो वही सैयद इरफान हबीब का कहना है कि सरकार के मंत्री इतिहास को बदलकर अपने हिसाब से एक रंगी इतिहास का लेखन कर रहे हैं। जहां तक इतिहास सूत्रों पर गौर किया जाए तो 1910 में अंग्रेजों ने सावरकर को आपराधिक साजिश रचने के आरोप में कैद कर लिया था और अगले 25 साल तक वो जेल में रहे। इस दौरान सावरकर ने कुल 6 बार अंग्रेजों को माफीनामा लिखा। 11 जुलाई 1911 को सावरकर अंडमान पहुंचे और 29 अगस्त 1911 को उन्होंने अपना पहला माफीनामा लिखा। इसके बाद 9 सालों में उन्होंने 6 बार अंग्रेजों को माफी पत्र दिए, जिसमें से 1920 में लिखे गए पत्र का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी किताब यंग इंडिया में 1921 में जिक्र भी किया है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो सावरकर महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने से पहले की अंग्रेजों को कई बार उससे पहले ही माफीनामा लिख चुके थे। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, अब क्यों बीजेपी को आई माफीनामे की याद? विपक्ष को सावरकर के नाम से इतनी आपत्ति क्यों है? आज इन्हीं कुछ सवालों के जवाब खोजने की करेंगे कोशिश, चर्चा करेंगे इन पर। लेकिन उससे पहले आप जरा सुनिए राजनाथ सिंह ने और ओवैसी ने इस मुद्दे पर क्या कहा, किस तरह से बयानबाजी की। देखिए। झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी। हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे लोग। जो महात्मा गांधी के मर्डर ट्रायल में एक्यूज था और जस्टिस जीवनलाल कपूर के कमीशन ऑफ इंक्वायरी में उनको कॉम्प्लिसिट करार दिया गया। कितनी मिसालें देंगे हम? और ये तो झूठ बोल रहे हैं सब इसके बारे में। और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया बार बार। वही वीर सावरकर के माफीनामे पर उनके पोते रणजीत सावरकर ने क्या कहा, वो भी सुनिए। असंख्य क्रांतिकारी छूटे थे, मगर वीर सावरकर जेल में थे तो गांधी ने उसके ऊपर एक 1921 में एक आर्टिकल लिखा और मार्च 1920 में एक आर्टिकल लिखा था कि सावरकर ब्रदर्स एंड उनके जेल केस में। तो 2 आर्टिकल लिख के मांग की थी कि ये देशभक्त है, इनकी देशभक्ति की सजा ये भुगत रहे और अगर दूसरे क्रांतिकारक छूट सकते हैं तो इन्हें क्यों नहीं छोड़ा जा सकता। सावरकर जी की याचिका का भी इसमें उल्लेख है। उन्होंने कहा है कि अगर वो शांति के मार्ग पे आना चाहते हैं तो इसका मैं स्वागत करता हूँ। ये गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था। तो गांधी सावरकर जी को याचिका थी, वो गांधी को पूर्ण तरह से मान्य थी। तो भागवत और राजनाथ सिंह के बयान देने के बाद ये मामला लगातार अब तूल पकड़ता हुआ विपक्ष को मुद्दा हाथ लग गया है, तो क्यों जाने देगा। बयानबाजी लगातार हो रही है। ऐसे में और भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन सावरकर का माफीनामा गांधी का क्या लेना देना। जब जब उठी सावरकर की बात, विपक्ष क्यों बन गया फांस, यह भी महत्वपूर्ण सवाल।
सावरकर पर राजनीति, क्या है विपक्ष की रणनीति? संघ की मजबूरी या वाकई सावरकर है इतने जरूरी? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ इस समय एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस नेता हसन रिजवी मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। के विक्रम राव हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है आपका। अशोक सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरएसएस समर्थक है, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर अमित उपाध्याय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इतिहासविद हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले के विक्रम राव साहब आपके साथ करना चाहूंगी। सावरकर के मसले पर ये किस तरह की राजनीति हो रही है? अलग अलग चश्मे से इस मुद्दे को देखा जा रहा है। आम लोग कैसे समझे, किसके दावों पर यकीन करें और किसके दावे भ्रामक हैं, कैसे पता लगाए? बताइए सर। शिल्पा, पिछले 8 दशकों में ये मसला कई बार उठा है, टीवी में, रेडियो में, लेखों में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा जी कि किसी भी घटना की तथ्यात्मकता को जांचने के लिए तुलनात्मकता और उस हालत, उन समय वो हालत जो थे उसके बारे में गौर करना ज़रूरी है। जेल जाके याचिका देना ये अधिकार है हर एक का। जी। मैं कह रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी से, हिंदुस्तान की 5 जेलों में तन्हा सेल में रहा हूँ, 1.5 साल तक यातनाएं भुगती इमरजेंसी में, जानता हूँ जेल में क्या होता है। नर राक्षस होते वहाँ के लोग। तो ऐसी हालत में अगर ये कहना कि इन्होंने माफ़ीनामा किया, अन्याय होगा उस आदमी के प्रति जी, जिसने क्या नहीं किया इस देश के लिए। बिल्कुल। 1857 के बारे में अगर कोई अच्छी किताब है तथ्यात्मक, वो केवल सावरकर की है। और अंडमान में जेल जाना कोई मामूली बात नहीं है। लोग 5 सितारा लखनऊ और इलाहाबाद की जेलों में 5 सितारा सुविधाएं मिली। खानसामा मिला रोटी बनाने के लिए, नॉनवेज खाना मिलता था, जेल में तो शीर्षासन करते थे, हर तरह की सुविधाएं थी। तना सेल में जानते क्या होता है शिल्पा? तना सेल में 10 ब 10 में अकेले पड़े रहते हैं। आदमी घबराता है एकांत से, सिवाय साधुओं के। और सावरकर साधु तो थे नहीं, क्या गुजारा हो, क्या वक्त गुजरा होगा उनका। मैं तो हमेशा लोहिया की एक बात याद करता हूँ जी। बड़े बड़े लोग झुक जाते हैं यातनाओं के सामने। तो मामूली सत्याग्रही समाजवादी पार्टी का तो साधारण रहा, ये लोहिया कहा करते थे, यही लागू कीजिए सावरकर पे। तना जेल में, तना असल में रखा गया हमको अंडमान में, मुलाकातें नहीं होती थी, जालिम का जेलर होता था। खाने को क्या मिलता था? खुद बनाना पड़ता था, चक्की पीसना पड़ता था, खानसामा नहीं होता था। तो मुझे लगता है शिल्पा ये अतिशयोक्ति होगी या न्याय होगा एक व्यक्ति को प्रति जो एक दिन भी जेल की आज़ादी के लिए हम उसकी तारीफ करेंगे। और अभी जिन सज्जन को मैं सुन रहा था, ये जो हैदराबाद के निज़ाम के थे, ये कौन थे? इनके दादा ने लिख के दिया था मीर कासिम रिजवी को कि हैदराबाद को दक्षिण की राजधानी बना के कराची के बाद पाकिस्तान को दे दिया जाए। उनके पोते आज बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की आज़ादी के, ये जिन्ना के समर्थक लोग, तो कुछ तो तुलना कीजिए। उनके पोते वीर सावरकर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है, लौटूंगी सर आपके पास। हमारे साथ प्रोफेसर अमित उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उपाध्याय जी, इतिहास को कौन तोड़ रहा है, कौन मरोड़ रहा है? किसके तथ्यों पर हम विश्वास करें, किसके दावों पर हम विश्वास करें? बीजेपी के दावों पे या कांग्रेस के दावों पर? क्या कहते हैं असल तथ्य? वीर सावरकर साहब का अध्ययन करें तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी या किसी पॉलिटिकल इंट्रिकेसीज एंड मैनवरिंग नहीं पढ़ना चाहता जी, लेकिन हम जब उनके पॉलिटिकल थॉट की स्टडी करते हैं तो मुझे ये लगता है कि उनको किसी भी दल से जोड़ना बहुत गलत होगा। क्योंकि सावरकर जी का जो मुख्य राजनीतिक चिंतन है, चिंतन कहें, वो 3 पर आधारित है, नेशनलिज्म, रियसलिज्म एंड कल्चरलिज्म। इन 3 को जोड़कर उन्होंने पूरे देश को समझने का प्रयास किया है,
स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखने को मिलता है कि राष्ट्र, यानी चूंकि हिंदू मेजॉरिटी में थे इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात वो करते थे। रेसलिज्म वो कहते थे ब्लड रिलेशंस को लेकर हमको चलना है, और कल्चरिज्म वो हिंदुइज्म को कल्चर वे ऑफ लाइफ मानते थे। ये एक संस्कृति है, ये कोई धर्म नहीं है। लेकिन उन्होंने दो चीज कहा, हिंदुवाद और हिंदुत्व। उन्होंने कहा कि हिंदुवाद इज रिलीजन, ये वाद है, इसमें आइडियोलॉजी है, लेकिन हिंदुत्व जो है ये एक राजनीतिक संकल्पना है, एक कॉन्सेप्ट है, एक इस पर अध्ययन करने की जरूरत है। और उस राजनीतिक संकल्पना में सामाजिक आर्थिक सारे विचार निहित हैं। तो विशेष रूप से, और सबसे अच्छी बात ये शिल्पा जी मैं बताऊं आपको, उन्होंने एक चीज कहा जिसको आप कोट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारे अहिंदू भाई हैं, यानी जो हिंदुत्व से जुड़े हुए नहीं है, उनको भी कभी हमें परेशान करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी खतरे में न पड़ जाए, जब तक कि सेल्फ डिफेंस का मैटर न हो, और जब तक कि नेशनलिज्म का मैटर न हो, तो किसी को भी परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि 1857 की जो क्रांति है यही नेशनल मूवमेंट की आगाज है, यहीं से नेशनल मूवमेंट शुरू होता है। और बाद में बल्कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भी लिखा है कि नहीं सावरकर साहब आपकी बात बिल्कुल सही, और बहुत सारे इतिहासविद इसको मानते थे। तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने हिंदुत्व को समझने के लिए ऑर्गेनिक थियरी जो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाते हैं, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपने पूछा है, ऑर्गेनिक एंड इंटीग्रेशन दो के आधार पर उन्होंने कहा है कि ये पूरे दुनिया की एक कल्चरल लाइफ है जिसको हम हिंदुत्व कहते हैं, और सिंधु नदी से समुद्र तक सभी जगह हम अपने देश, अपनी पितृभूमि, अपूर्ण भूमि के। अच्छा सर, ये भी समझाइए जरा, वीर सावरकर के माफीनामे को लेकर जिस तरह से तमाम बयानबाजियां हो रही है, इस पर इतिहास के तथ्य क्या कहते हैं? इनका गांधी जी से क्या लेना देना है? गांधी जी कब आए, कब ये पहला पत्र लिखा गया माफीनामे का, क्या है सच्चाई, जरा बताइए। देखिए, सच्चाई ये है कि माफीनामे पे तरह तरह की जो बहस होती है, ऐसा नहीं, आप एक जगह कोट करेंगे सावरकर जी गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। अभी वीर सावरकर एक मूवी भी आई, अगर आप उसको भी देखें तो उसमें तथ्य सामने आता है कि सावरकर जी, देखिए आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम हो सकता है कि किसी दूसरे आइडियोलॉजी से, लेकिन सबका गोल यही था नेशनल मूवमेंट को अचीव करना, इमेंसिपेशन फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। तो माफीनामे को लेकर जो बात चलती है, गांधी जी ने उनको माफीनामे के लिए कहीं ये कहा नहीं है, और इतिहास में फैक्चुअल भी नहीं मिलता है। हाँ, ये जरूर कहा है कि अगर इस रास्ते को छोड़कर हम अंग्रेजों से एक तरह से समझौता शब्द नहीं है, हम एक सत्य अहिंसा की लड़ाई को रास्ता अपना, हालांकि सावरकर साहब ने भी कहीं भी हिंसा को नहीं अपनाया है। उन्होंने कहा है कि रिवॉल्यूशन करना है, और रिवॉल्यूशन चेंज होता है, चेंज कोई रिवॉल्यूशन, और कोई भी रिवॉल्यूशन को हिंसा से जोड़ लिया जाता है। आप किसी भी मार्क्सिज्म को, तो किसी को भी, उनका ये कहना है कि हम रिवॉल्यूशन करके देश की आजादी को लड़ेंगे, इसलिए फैक्चुअल नहीं है। परिस्थितियां अलग थी, उस परिस्थितियों में गांधी जी का कहना यह था कि इसको हम माफीनामा नहीं, हम अंग्रेजों से बात करके अपने इस विचार को त्याग के आप अहिंसात्मक प्योरली रास्ता अपनाएं तो हमें शायद आजादी मिल जाएगी। और सावरकर साहब कहते थे नहीं, अगर सेल्फ डिफेंस पे आता है तो हमें अहिंसात्मक रास्ता नहीं अपनाना है। यहीं पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जो हमारे समझ की बात है। किसी एक दल से, यद्यपि 1937 में हिंदू महासभा से जुड़ चुके थे, तो ठीक है, अगर जुड़ चुके थे, मैं किसी दल से नहीं हूं शिल्पा जी, और मैं किसी दल का भी समझ, लेकिन अगर जुड़ते तो उनकी आइडियोलॉजी है, लेकिन वो ओवरऑल नेशनलिज्म की बात करते थे। चलिए ठीक है, ऐसे में हसन रिजवी साहब, विपक्ष को वीर सावरकर पर क्या आपत्ति है? उनके इस माफीनामे को लेकर राजनीति क्यों हो रही है? विपक्ष को क्या आपत्ति है ये तो विपक्ष से पूछिए, लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में ये इतना एकेडमिक परसूट, यानी कि एक अकादमिक विषय है कि सावरकर साहब का क्या कंट्रीब्यूशन था, या सावरकर साहब का माफीनामा हकीकत में माफीनामा था, या उनके खिलाफ के जो लोग हैं उन्होंने इसको मुद्दा बनाया। एक बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि ये जो वक्तव्य अभी आया है एक राजनीतिक व्यक्ति से आया है, भले वो अभी सरकार में डिफेंस मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या मोहन भागवत साहब हैं जो सो कॉल्ड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, लेकिन वो राजनीतिक व्यक्ति हैं। और उन्होंने क्या किया है कि एक एकेडमिक इशू को टच करने की कोशिश की है पॉलिटिकल माइलेज के लिए। अब रहा सवाल इस बात का कि जब कोई राजनीतिक, तो कल जो उन्होंने इशारा किया है कि खास किस्म के इंक्लिनेशन के हिस्टोरियन ने इस तरीके से सावरकर को पोर्ट्रे किया है, यानी उनका इशारा लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन के तरफ है। अब अच्छा ये होगा कि हम लोग इसको एकेडमिक लोगों के लिए, परसूट के लिए रहने दें कि जो एकाडमिक
रिसर्च के लोग हैं, जो एकेडमिक ओरिएंटेशन के लोग हैं, वो उसके बारे में पता करें। लेकिन दो बात यहाँ पे बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि अगर ये सरकार जो इसको बार बार सावरकर के मुद्दे पे ला करके आज हम लोग टीवी डिबेट में बहस करके एक माहौल बनाते हैं, यानी उन्होंने एक चुटकुला छोड़ दिया, एक लाइन का छोड़ दिया और हम लोग बैठ करके उस पर माथापच्ची कर रहे हैं ताकि बाकी जितने व्यूअर हैं वो ऑलरेडी पोलराइज हो रही सोसाइटी में फर्दर पोलराइज होते रहे। क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति जब इसको बोलता है, एक हिस्टोरियन अगर बोलता है तो समझ में आता है कि एक हिस्टोरियन बोल रहा है और वो उसके लिए वो तथ्य दे रहा है। राजनाथ सिंह ने अगर ये एक, आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा, उसके बाद बिल्कुल ही हमें मत बोलने दीजिएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। राजनाथ सिंह ने जब ये बात बोली है तो अच्छा ये होता कि एक एकेडमिक इश्यू को उन्होंने अगर टच किया है तो वो ये बता देते कि गांधी जी ने किस मौजू पे किस डेट में उनको जा करके जेल के अंदर बैठ करके बताया कि सुनो सुनो तुम ऐसा मजमून लिख लो, तुम ऐसा लेख लिख लो अपने चिट्ठी में, हम तुम्हारा सपोर्ट करते हैं। या कोई आर्टिकल बता देते कि जिसमें गांधी जी कहते हैं सुनो सुनो तुम ऐसा ऐसा अपने को निजात पाने वाला मजमून लिख लो, हम तुम्हारे इसमें सपोर्ट है। तो राजनाथ सिंह ये नहीं बताए हैं, एक वेग स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि वो उनको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी से ये राजनीतिक लोग आते हैं उनको अपना एजेंडा करना, एक बार रिजवी साहब अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, उनको अपना एजेंडा पूरा करना होता है। अब हम लोग के पास सबसे अच्छा ये है कि इसको एकेडमिक इशू से, आज सरकार भी पिछले 10 सालों से लगभग रह रही है, 7-8 सालों से, अच्छा ये रहा कि एक कमेटी गठित कर दे जिसमें तथ्य पे आधारित कि सावरकर साहब जब जेल से बाहर निकले थे तो पहली मर्तबे 2 नेशन थ्योरी की बात किया था कि नहीं, पहली मर्तबे एम एस गोवालकर का 1954 में जो आर्टिकल आया था, पेपर में छपा था, वो बता दीजिए कि उसके हिसाब से सावरकर साहब कहाँ अलग थे, क्या दोनों एक ही नाव में तैर रहे थे कि नहीं तैर रहे थे। इसलिए इसको राजनीतिक अगर बोल रहा है तो हमें इससे सबसे बड़ी आपत्ति है कि उसकी मंशा पोलराइज और करने की है। चूल्हे में जाए हमारा विपक्ष क्या माइलेज लेना चाहता है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब यह है कि राजनाथ सिंह साक्ष्य दे, तथ्य दे कि गांधी जी कब अंडमान निकोबार जेल में गए। हमारे पहले वक्त, ठीक है सर, मुझे लगता है आपको इनफ टाइम दिया गया, आपकी पूरी बात सामने आ चुकी है। पॉलिटिकल माइलेज के लिए पोलराइज करने की यहाँ पर ये कोशिश हो रही है। राजनाथ सिंह ने ये जो बयान दिया है इस पर मैं खेमचंद शर्मा जी से जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले एक लाइन में रिजवी साहब आप मुझे वीर सावरकर पर कांग्रेस का स्टैंड क्लियर कीजिए, उसके बाद में चर्चा में आके हमें क्या नहीं, कांग्रेस का स्टैंड जो हमारा स्टैंड या कांग्रेस या जो भी एंटी बीजेपी, मैं खुल के आपको बात बोलता हूँ कि जिस तरह से डिस्टॉर्ट किया जाता है, जो खुद डिस्टॉर्ट करके पेश किया जाता है, हमने बचपन से लेकर जो किताबें पढ़ी हैं, आपने भी शायद वही किताबें पढ़ी होंगी, हमने जिन लोगों का रिसर्च पढ़ा है आपने भी शायद वही पढ़ा होगा। आज की सरकार अगर उस रिसर्च को रिफ्यूज करती है तो हम उसको वेलकम करते हैं। कांग्रेस भी उसी किताब को पढ़ी हुई है। अगर आप कहिएगा कि कांग्रेस ने वो किताब लिखी है लेफ्ट आइडियोलॉजी वालों ने, अरे भाई आप राइट वाले हैं तो आप भी लिखिए और लिख करके साबित कर दीजिए। तमाम आरोपों पर जल्दी से शर्मा जी आपका जवाब, उसके बाद मैं अशोक सिन्हा जी का रुख करूंगी। खेमचंद शर्मा, पोलराइज करने की कोशिश आप लोगों की तरफ से हो रही है, इस तरह से पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये बयानबाजी हो रही है क्योंकि चुनाव सर पर। अगर इतना ही एक सेकंड, अगर सावरकर साहब लास्ट जुमला बोल रहे हैं उसके बाद मेरी महफिल तमाम, आपको लास्ट बात बता दें, अगर सावरकर साहब इतने वीर हैं जिन्होंने खुद वीर लगा लिया तो वो ऐसा करें कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और बाकी लोग जब देश से बाहर जाते हैं उनकी छवि इतनी है तो गांधी को किनारे हटा दें और सावरकर का नाम लिया करें जाकर के। ठीक है, जवाब ले लेते जल्दी से खेमचंद शर्मा जी। ठीक है रिजवी साहब, सुनना होगा ना, ठीक है रिजवी साहब अब सुन लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी, गंभीर आरोप है आप पर। देखिए रिजवी साहब की जो फ्रस्ट्रेशन है वो दिखा रही है कि वो जब सिर्फ एक परिवार से अलग किसी व्यक्ति को मान सम्मान दिया जाता है, उनकी ड्यू रिस्पेक्ट दी जाती है तो उनको फ्रस्ट्रेशन होती है, उनको दुख होता है, उनको दर्द होता है, क्योंकि लेफ्ट ने और कांग्रेसियों ने पूरी तरीके से उनका जो कंट्रीब्यूशन है आजादी में, जो उनका सहयोग था आजादी में, जो उनका महान योगदान है उसको भुला दिया और उसको गलत सलत तरीके से अपनी किताबों, अपने इतिहास में लिख के प्रदर्शित करके और लोगों में भ्रम फैलाने का काम किया। आप एकेडमिक की बात कर रहे हैं, मौके पे ही इस बात को रखा गया है, एक बुक रिलीज हुई है। आप रिजवी साहब सुन लीजिए, आपकी फ्रस्ट्रेशन आपको बार बार गलत सलत बोलने पे मजबूर कर रही है। मैंने आपको टोका टिप्पणी नहीं करी, बुक लिखी है, नई बुक लिखी गई है
और उसमें सारे फैक्ट्स दिए गए हैं, उसमें सारे तथ्य दिए गए हैं, आप उसको पढ़ो। और वो एक एकेडमिशियन ने बुक लिखी है, वो किसी पॉलिटिशियन ने नहीं लिखी। उस मौके पे आदरणीय राजा जी ने अपनी बात रखी। आप एक बात बताइए, क्यों गांधी और नेहरू परिवार को अंडमान निकोबार की जेलों में क्यों नहीं रखा गया? क्यों सिर्फ वीर सावरकर को रखा गया? क्यों 10 साल तक वहां पे रखा गया? अगर 28 साल के एक व्यक्ति को अंग्रेजों के खिलाफ साजिश करने के लिए 50 साल की सजा दी जाती है और 10 साल अंडमान निकोबार में काला पानी में, जहां कोई सुविधा नहीं, एक छोटी सी कोठरी में और पहनने के लिए कपड़े नहीं, आप नरकीय जीवन में 10 साल उनको रखा गया। क्यों गांधी परिवार को नहीं रखा गया? क्यों वहां पे नेहरू जी को नहीं रखा गया? क्यों वहां पे और कांग्रेसियों को नहीं रखा गया? क्यों सिर्फ वीर सावरकर जी को रखा? क्योंकि वीर सावरकर जी का जो विरोध था, उस लेवल का विरोध था कि अंग्रेज उसको झेल नहीं पा रहे थे, अंग्रेज उनसे डरे हुए थे। रुकिए रिजवी जी, रुकिए। और दूसरा, आप कहते हो कि उन्होंने माफी मांगी, अंग्रेजों के सपोर्टर थे, तो अंग्रेज लोग जाते जाते कांग्रेस को सत्ता क्यों दे गए? वीर सावरकर जी को दे जाते। वीर सावरकर जी तो जिंदा थे, वो सत्ता संभाल सकते थे। अंग्रेजों को ऐसे ही वो यदि सपोर्टर थे तो अंग्रेजों का काम बाद में भी करते रहते। तो इससे साफ होता है कि वीर सावरकर जी ने योगदान देश की आजादी के लिए दिया, देशभक्ति के लिए दिया, देशवासियों के लिए दिया, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन को भुला दिया गया क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेसी और जो पर्टिकुलरली सूडो सेकुलर हैं, वो नहीं चाहते कि वीर सावरकर जी का जो योगदान है वो आम जन के बीच में आए। लेकिन क्यों नहीं चाहते? इसी सवाल के साथ में जीवन से हर एक व्यक्ति सीख अशोक सकता सिन्हा है जी के पास जाना परिस्थितियों में चाहूंगी। भी। ठीक है, मुझे फिर ब्रेक पर भी जाना होगा। उससे पहले अशोक सिन्हा जी, वीर सावरकर संघ की मजबूरी है या वाकई में इतनी जरूरी है? जरा जो लोग ये शो देख रहे हैं, क्लियर कीजिए, स्पष्ट कीजिए, वीर सावरकर के मुद्दे पर, उनके इस माफीनामे पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? क्या लगता है? वीर सावरकर एक सच्चे क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे। उन्हें 2 जन्मों की सजा मिली थी काला पानी में, और वो उन्होंने 1857 में जो ऐतिहासिक पुस्तक लिखी विश्व में, जो पहला प्रति उसकी हॉलैंड में छपी, दूसरी लाला हरदयाल ने छापा, तीसरी सुभाष चंद्र बोस ने छापा, वो एक विश्व इतिहास में एक उल्लेखनीय घटना है। जहां तक आपने संघ का नाम लिया, तो मैं बता दूं कि संघ हिंदुत्व की बात करता है। उस हिंदुत्व की बात करता है जो इस देश की जीवन शैली है, इस देश की संस्कृति है, और जिसमें किसी के भी प्रति घृणा नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की जाती है। उसी राष्ट्रीय हिंदुत्व को, उसी राष्ट्रीयता को वीर सावरकर उसके एक क्रांतिकारी नायक थे। गांधी जी से तुलना उनकी नहीं की जा सकती है, इतिहास के साथ अन्याय होगा। और जहां तक ये बहस आप छेड़ रही हैं कि उन्होंने माफी मांगी, तो मैं 3-4 तथ्य देता हूं। पहली बात बताएं, शिवाजी ने मिठाई की टोकरी में वो आगरा के किला से निकल के बाहर भागे, तो क्या उनके देशभक्ति पर कोई सवाल उठाया जा सकता है? क्या आप किसी प्रकार से आप ये मान सकते हैं कि जब नेहरू जेल में बंद थे तो मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजों को पत्र लिखा है कि चूंकि जवाहरलाल नेहरू की जेल में एक चूहा आता था जो बहुत ही उत्पात मचाता था और ये सो नहीं पाते थे, तो इन्होंने चिट्ठी लिखी है कि मेरे बेटे को छोड़ दिया जाए और मेरा बेटा अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा। पत्र लिखा है, इतिहास में देख लीजिए। जहां तक गांधी जी के अनुमति की बात है, तो उनका गांधी वांग्मय पढ़ लीजिए, उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई परमानंद को यदि छोड़ा जा सकता है जेल से, तो वीर सावरकर जिनकी पत्नी, जिनकी पुत्री मर चुकी है, उनको भी जेल से छोड़ा जाना चाहिए। हिमायत की थी उन्होंने हिमायत की थी कि छोड़िए उनको। इसके अलावा आप देख लीजिए कि क्या अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल, इनके फांसी के खिलाफ पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने रिट पिटीशन दाखिल की थी। तो क्या अशफाक उल्लाह खां और रिट पिटीशन दाखिल करने के कारण से उनके देशभक्ति पे कोई सवाल उठा सकता है? वो एक परम देशभक्त थे। अशोक सिन्हा जी, और आप यहां समझ लीजिए, वीर सावरकर के हिंदुत्व का गला दबाने की कोशिश क्यों हुई फिर? इसलिए कि नेहरू जी राष्ट्रवाद को निशाना बनाना चाहते थे। गांधी में 2 धाराएं थी। एक धारा थी जो वल्लभ भाई पटेल का था, और जिनके साथ पंडित मदन मोहन मालवीय थे, जिनके साथ एक लाल बहादुर शास्त्री, ये सब राष्ट्रवादी सोच के लोग थे, जिनको ये धोती प्रसाद कहा करते थे नेहरू जी। मैं बता दूं ये कि उस राष्ट्रवाद को बौना करना, छोटा करना और
सूडो सेक्युलरिज्म की बात करके वोट बटोरना हाँ। और अपने आगे किसी को आगे नहीं आने देना। लेकिन बड़ा यह सवाल था तो यही लक्ष्य। खड़ा होता है यही ना था कि क्या लक्ष्य। और वोटों उन्होंने की ही खातिर सावरकर की हत्या की। क्रांतिकारियों के उस समापन को, उस न्योछावर कर देने वाली भावना को, जिसमें वो सब कुछ अपना बलिदान करने के लिए तैयार थे, उसे इस हद तक गौण किया जा सकता है? ये बहुत गंभीर सवाल है। फिलहाल मेरी मजबूरी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, मुझे यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेना होगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द, बढ़ाएंगे चर्चा को, यहीं से आगे करेंगे, जानने की कोशिश कि आखिरकार राजनीति के द्वारा ये क्या करने की कोशिश हो रही है। वीर सावरकर को कुछ लोग कहते हैं वो वीर है ही नहीं, कुछ लोग उनकी माफियानामे को लेकर सवाल खड़े करते हैं, तो वहीं बीजेपी और आरएसएस उनके कट्टर समर्थक हैं। ऐसे में फिलहाल ये मसला अब जो उठा है वो क्यों उठाया गया है, किस मकसद के साथ उठाया गया है, क्या मंशा नजर आ रही है? वक्त छोटे से ब्रेक, लौटेंगे जल्द, बढ़ाएंगे चर्चा को, यहीं से आगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। चर्चा हो रही है सावरकर के माफीनामे पर कि इससे गांधी जी का क्या लेना देना है। सवाल यह भी कि जब जब उठी सावरकर की बात, विपक्ष क्यों बना फास? सावरकर पर राजनीति क्या है विपक्ष की रणनीति? संघ की मजबूरी या फिर वाकई में सावरकर है इतने जरूरी? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम कर रहे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए खेमचंद्र शर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए, बीजेपी को अचानक वीर सावरकर की, उनके माफीनामे की, उनके इस योगदान की याद क्यों आई? क्या चुनाव है इसीलिए? जो आरोप हसन रिजवी जी ने भी लगाए, जवाब दीजिए। जी को जो ड्यू हमने वो देना जरूरी है। मैं आपको महात्मा गांधी जी का एक कोट सुनाता हूँ जो मई 2021 में यंग इंडिया में छपा था। और महात्मा गांधी जी कहते हैं, ही इज अ क्लेवर, ही इज अ ब्रेव, ही इज अ पैट्रियट, द एविल इन इट्स हिडन फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ही सो मच अर्लियर देन आई डिड, ही इज इन द अंडमान फॉर हैविंग लव्ड इंडिया टू वेल, अंडर अ जस्ट गवर्नमेंट ही वुड बी ऑक्यूपाइंग अ हाई पोस्ट। मतलब उनका कहने का मतलब था कि उन्होंने जो अभी वर्तमान सरकार है उसमें जो कमियां हैं, जो उसमें एवेल है, वो मेरे से पहले भी देखा था। और वो हम भारत और जो भारत माता है उसकी आजादी के लिए, उसकी आप कह सकते हो तरक्की के लिए वो अंडमान निकोबार जेल में है। और आप देखेंगे किस तरीके से उन्होंने 10 साल वहां पे गुजारे। और पंडित नेहरू कुछ दिन ही जेल में रहते हैं और उनके पिताजी अंग्रेजों को लेटर लिखते हैं। वो जेल भी कैसी, आप कंपेयर करोगे, एक 5 स्टार होटल और एक आप देखेंगे शर्मा जी, वो बात अलग है, चलिए ठीक है। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि अभी इस समय ये मुद्दा उठाने की क्या आवश्यकता थी? बीजेपी को अचानक सावरकर की याद क्यों आ गई? देखिए, हमने मुद्दा इंटेंशनली नहीं उठाया। एक अकेडमिशियन ने सावरकर जी के काम पे बुक लिखी ताकि सब लोगों को पता चल सके, फैक्ट और फिगर्स पता चल सके, पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन आ सके। उस समय बुक लॉन्चिंग के समय में सब लोग बात रखते हैं तो वीर सावरकर जी के बारे में जो फैक्ट्स और फिगर है उसके बारे में आदरणीय राजनाथ जी बात कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि गांधी जी ने एडवाइस किया कि आप मर्सी पिटीशन लिखिए, और आप मर्सी पिटीशन लिखेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे जब वापस आओगे अंडमान निकोबार से, आप मेन लैंड में रहोगे तो ज्यादा योगदान कर पाओगे, लोगों को आप मोटिवेट कर पाओगे, और जो आजादी की लड़ाई चल रही है उसमें आप मेजर कंट्रीब्यूशन कर पाओगे। क्योंकि आप आइसोलेटेड यदि अंडमान निकोबार में रहोगे, वहाँ जेल में रहोगे, तो जो योगदान आप कर सकते हो, जो आपके मुताबिक पुस्तक से जुड़े कार्यक्रम में राजनाथ सिंह पहुंचे थे तो उन्होंने ये बात कह दी, इंटेंशनली नहीं कही गई। के विक्रम राव जी, जब जब वीर सावरकर का नाम आता है तब तब विवाद अपने आप क्यों खड़ा हो जाता है, और क्या इसका कोई अंत नहीं है? शिल्पा, इस वक्त इस मसले को उठाने का लक्ष्य केवल एक बात रहे। 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, वो निर्णायक होगा आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। और दूसरी बात यह है कि देश इस वक्त मना रहा है जंग आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ। एक ऐतिहासिक, एक दिली बात है, भावनात्मक बात है, उसको छोटा कर दिया जाए, ओछा कर दिया जाए, ये भी एक कोशिश है सावरकर के मसले को उठा के। शिल्पा, जरा गौर कीजिए कि मैंने आपसे शुरू से कहा था, उपमा और तुलना बहुत ज़रूरी कसौटी है तथ्यात्मक विश्लेषण के लिए ऐतिहासिक घटनाओं का। क्यों सावरकर की बात उठ रही है? तुलना कीजिए इसकी। कानपुर के कमिश्नर के कार्यालय में दस्तावेज है जो आज राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखे, श्रीपाद अमृत डांगे का माफीनामा, जो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और चेयरमैन रहे। डांगे ने लिखा अंग्रेजी वायसराय को, मैं माफी मांगता हूं, अंग्रेजों को समर्थन दूंगा, और इस आधार पर कम्युनिस्ट पार्टी के 2 टुकड़े हो गए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीआई अलग अलग हो गई।
लेकिन कभी कोई चुनाव में कोई बस नहीं दी। और दूसरा, चौरंगी में पोस्टर लगे थे सन 42 में कि सुभाष चंद्र बोस एजेंट हैं टोजो के, गुर्गे हैं हिटलर के, और लगाने वाले ज्योति बसु थे। क्या हुआ? जो सरकार में आए, चुनाव 35 साल राज किया सुभाष चंद्र बोस को कहने के बावजूद भी। और इसके आगे थोड़ा बढ़े, एक आदमी सन 42 में जब बापू ने नारा दिया था करो या मरो, देश आज़ाद होगा, करो या मरो, बापू का एक सपना था। हमारे परिवार लोगों ने देखा था उस बात को। लेकिन के विक्रम राव जी एक एक क्रांतिकारी जिसने इस देश की आज़ादी के आंदोलन में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, जब वो इस तरह की राजनीति देखते होंगे तो कितना दुख उनकी आत्मा को पहुंचता होगा। मेरा तर्क सुन लीजिए जी शिल्पा, मेरा तर्क सुन लीजिए पहले आप जी। सन 42 में जब बापू का नारा था करो या मरो, हाँ। उस वक्त एक आदमी था जिसने कहा था, अंग्रेज सरकार गोली चला रही थी, वायसराय ढूंढ रहे थे सत्याग्रह को सन 42 में। वो आदमी वायसराय की सरकार में लेबर मिनिस्टर था, अंग्रेजों का भक्त था, नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। क्या हुआ? कोई बहस नहीं, और केवल एक मामूली इस बात में बहस हो रही है। और करना पड़ेगा, मानसिक संतुलन ठीक करना पड़ेगा, एक नैतिकता का सवाल उठता है, एक तथ्यात्मक ऐतिहासिकता का सवाल उठता है। शिल्पा, इस प्रकार हम लोग एकांगी से चुनाव से जोड़ेंगे तो देश के इतिहास साथ गद्दारी होगी। कौन कर रहा है देश के इतिहास के साथ गद्दारी? प्रोफेसर, आपके पास में आना चाहूंगी। प्रोफेसर अमित, मैं आपको एक बात बताऊं जी, जब भी जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, कंटिन्यू। ये आपने जो प्रश्न उठाया ना, ये एक्चुअली देख प्रॉब्लम क्या है कि इस देश में जब राजनीतिक मुद्दे बनते हैं ना, तो कभी सावरकर को बनाया जाता है, कभी गांधी को बनाया जाता है। देश के नेशनल मूवमेंट में दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, और हम इन दोनों जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इनके आधार पर जो राजनीतिक मुद्दे उठाते हैं, ये बहुत दुखद होता है। मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती है। इसमें राजनीतिक किसी भी रूप में राजनीतिक रोटी नहीं सेकी जानी चाहिए। पहले हम उनके विचारों को समझें। गांधी जी के माफीनामे किस सर्कमस्टांसेस में उन्होंने बात कही थी वीर सावरकर साहब को, उसको भी समझने की जरूरत है। और वीर सावरकर साहब ने हिंदुत्व को लेकर क्या कहा, उसको भी समझने की जरूरत है। जैसे उनका कहना था कि मानवतावादी, सार्वभौमवादी, बौद्धिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिकतावाद, इनसे ये सब पिलर है हिंदुवाद के। तो लेकिन अब हम उसको हिंदू जाति से उनका कोई मतलब नहीं था। वो बार बार कह रहे वे ऑफ लाइफ है। लेकिन हम यहाँ पे राजनीतिक पार्टी, चाहे कोई भी दल हो, जैसे सोचती है कि हिंदू का मामला है तो अमुक राजनीतिक पार्टी कर लेती है, जब संप्रदायवाद का मामला आता है तो कोई दूसरी पार्टी आती है, जब मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात आती है तो कोई तीसरा खड़ा हो जाता है। तो ये गलत है। हमें सावरकर को या गांधी को अलग अलग कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है। और आप ये बता दें कि सावरकर साहब ने भी जो आजादी की लड़ाई लड़ी, वो भी अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ दी महात्मा गांधी लड़ी उन्होंने, वो कहीं अलग नहीं थे। उनका तरीका अलग था, वो अपना अलग तरीका चाहते थे कि हम इस तरीके से हमें जल्दी आजादी मिलेगी। हाँ। और गांधी जी उनको बार बार ये चीज समझाते रहे कि हमें नॉन वायलेंस तरीके से, तो ये ठीक है, ये उनका मुद्दा। लेकिन जो मुद्दा बनाया गया है ना, जो अभी उस मुद्दे पर चाह रहा हूँ, जो अभी राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है और जो लोग बना रहे हैं, मैं नहीं जानता, मैं किसी दल से संबंधित नहीं हूँ, यानी कि प्रोफेसर अमित कि प्लीज उनकी ये रणनीति का हिस्सा था जी, जिसको बाद में उनकी मंशा से जोड़ते हुए उस पर सवाल खड़ा कर दिया गया। आप जानते हैं कि दो ही रणनीति बनी, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिज्म की। हाँ। अब कोई एक्सट्रीमिज्म को लाइक कर रहा है तो उस पर जाना चाहता था, मॉडरेशन के लाइन पे जाता है उस पर जाना चाहता है, तो वे ऑफ लाइफ थी। और हिंदुइज्म भी वे ऑफ लाइफ है। अब उसको इससे समझ लेना कि ये एक आइडियोलॉजिकल हीजेमनी की बात करना कि नहीं सावरकर साहब तो यही कहते, तब जाके राजनीतिक लड़ाई और झगड़े होना चाहिए जी। केवल पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए किसी को किसी भी नेशनल मूवमेंट के किसी भी जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे थे स्वतंत्रता संग्राम से, उनको इस तरह से बात कर उन पर राजनीति करने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे कि पूरी दुनिया एक है। और उन्होंने एक वाक्य में, और शिल्पा जी कहकर अपनी बात यहाँ पे तत्काल में रोकूंगा। 1956 में जब स्वेज क्राइसिस आई, तो स्वेज क्राइसिस में भारत मिस्र का साथ दे रहा था, और उस समय सावरकर साहब ने कहा कि नहीं, जब पश्चिमी एशिया का मामला हो तो हमें इजराइल का साथ दे। कारण क्या था
वो ये जानते थे कि इजराइल टेक्नोलॉजिकली बहुत डेवलप करने वाला है। सोचिए उस समय, और इस तरह से हम जब टेक्नोलॉजिकली डेवलप इजराइल के पास जाएंगे तो हमें काफी सहायता मिलेगी। तो वो एक उनका डिप्लोमेसी का हिस्सा था, जो फॉरेन पॉलिसी की एक डिप्लोमेसी थी। अब उस पर हम राजनीति करने लगे कि नहीं साहब, वो तो कहते कि अरब की सहायता न करो, इजराइल की करो। तो तत्कालिक रूप में वो जानते थे कि यहूदियों के पास इस तरह की चीजें आएंगी, टेक्नोलॉजिकल डेवलप होंगे, तो हमें उनका साथ चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने कैटेगराइज किया, और उसको हम बहुत राजनीतिक रूप से हम जोड़कर जो जिस चश्मे से देख रहे हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है। वो गलत बात ये जो घटना है, जाहिर तौर बहुत पर गलत तकलीफ बात। होगी, इसको रोकना चाहिए। ठीक है। अशोक सिन्हा जी, सीधा आपका रुख करते हुए, ठीक है, जहां एक तरफ गांधी जी का कद ऊंचा कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ वीर सावरकर का कद गौण कैसे होने दिया गया? सावरकर तो एक निशाना थे, मगर असली टारगेट था उस समय राष्ट्रवाद को समाप्त करना, राष्ट्रवाद को दबाना। सावरकर तो एक बहाना थे, उनके कंधे पर रख के बंदूक चला गया, उनको दबाया गया इसलिए वो राष्ट्रवाद दबे। और मैंने कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय जो 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, क्या कारण था कि उनको छोड़ के राजनीति जो है शिक्षा के क्षेत्र में जाना पड़ा? क्या बात था कि ये जो पांडिचेरी के संत थे वो अचानक राजनीति छोड़ करके और संत बन गए? तो ये देखना पड़ेगा कि कौन लोग थे जिनके लिए राष्ट्रवाद या सावरकर एक कांटा थे, उनके रास्ते के कांटा थे, उनका कद छोटा करना था। वो युवाओं में लोकप्रिय हो रहे थे, वो युवा आइकॉन बन रहे थे, और कोई नहीं चाहता था कि सावरकर युवा आइकॉन बने। कोई नहीं चाहता था सुभाष चंद्र बोस आगे जाएं। सुभाष चंद्र बोस के सैनिकों में से एक किसी को भारतीय सेना में नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? प्रश्न पूछा जाना चाहिए। इतना ट्रेनिंग दे करके सबसे पहले आजादी हासिल करके पहले प्रधानमंत्री देश के बने सुभाष चंद्र बोस, उनकी इतनी बड़ी फौज जो ट्रेनिंग लेके आई थी, क्या भारतीय सेना में एक को भी लिया नहीं जा सकता था? नहीं लिया गया, क्योंकि उससे सुभाष चंद्र बोस का कद बढ़ता। तो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे महर्षि अरविंद हो, और चाहे वीर सावरकर हो, वो राष्ट्रवाद खटकता था उन्हें। इसीलिए आप समझ लीजिए कि सावरकर को निशाना बना करके, और उनसे बड़ा कूटनीतिज्ञ, उनसे बड़ा देशभक्त कोई था क्या उस समय? जो कि आप देखिए, जब नेहरू, अब मैं बता रहा हूं, 1941 में असम की समस्या आई, तो सबसे पहले सावरकर जी ने कहा कि देखिए ये जो घुसपैठ हो रहा है असम में, यह एक दिन खतरनाक साबित होगा। आज जरा सोचिए, आज के परिप्रेक्ष्य में नेहरू जी ने तो उसके जवाब में यह कहा था कि जहां वैक्यूम होगा वहां लोग आकर के बसेंगे। अब आप ये बता दीजिए, उसके जवाब में फिर सावरकर ने कहा कि नेचर जो है जहरीली गैसों को बाहर निकाल देती है। तो जो जवाब सवाल हुए हैं नेहरू और सावरकर में, तो आप समझ लीजिए कि वो अद्वितीय, उनका अगर आप अध्ययन करें तो वो एक बड़े कूटनीतिज्ञ थे। पंचशील लेकर के 1954 में नेहरू आए थे, और सावरकर ने कहा था कि यदि आप इस पंचशील को लागू करेंगे तो चीन तिब्बत को हड़प चुका है, उसकी भूख बढ़ेगी, वो भारत को भी खा जाएगा। और इसको आज जरा आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, आज गलवान घाटी के ऊपर लगा हुआ है चीन, तिब्बत को खा चुका है, लद्दाख का बहुत बड़ा भाग नेहरू के समय में हड़प चुका है, और वह पाकिस्तान तक चला गया, चार बाहर तक चला गया है। ठीक है सर, आप जरा सोचिए उसके साम्राज्यवाद को, कितने बड़े कूटनीतिज्ञ थे। यह सावरकर की दूरदृष्टि और राष्ट्रीयता थी, मगर उनको खलनायक बनाया गया जानबूझ करके, उनके कद को छोटा किया गया। यदि सावरकर की बात मानी जाती तो आज देश का बंटवारा नहीं होता, साफ साफ बंटवारा नहीं होता। मगर क्या इतिहास से पढ़ाया जाता है कि वो 2 नेशन थ्योरी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे साहब कि 2 नेशन थ्योरी के जनक वो थे। अरे वो 2 नेशन थ्योरी के जनक नहीं थे। अगर वो कह रहे थे कि एक साथ नहीं रह सकते, तो अफगानिस्तान देखो, पाकिस्तान देखो, ईरान देखो, तुरान देखो, 53 देश देखो, वहां क्यों नहीं मुसलमानों के साथ और लोग रहते? क्यों नहीं समदर्शी दृष्टिकोण अपनाया जाता? हिंदुत्व ही केवल एक ऐसी विचारधारा है जो सबको सर्वसमावेशी है, बाकी कोई नहीं है। और क्या उस समय की सरकार इसी हिंदुत्व से डर गई थी? हसन साहब, अब सीधे आपके पास आते हुए, हसन रिजवी जी, क्या इन्हीं तमाम कारणों की वजह से बिल्कुल नेहरू परिवार को खटकने लगे थे वीर सावरकर, और इस वजह से वो राजनीति का शिकार हुए, निशाने पर आ गए? आपको
पहले ही कह रहे कि जितने भी पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं हो सकता है उनको लगे कि मैं भी एक खास फील्ड से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एकेडमिक इशू है और पिक एंड चूज कर करके एक एक साहब बात उठा रहे हैं, पिक एंड चूज। अगर हम लोग उस पिक एंड चूज को छोड़ दें और थोड़ा सा तार्किक तौर पे ही बात कर लें, क्योंकि हम बात ये एकेडमिक इशू है, एक दो बात उठा रहे हैं, उठा करके कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस ऐसा हुआ तो फला साहब ऐसा हुआ। अरे भाई सब बात हटाइए, फॉरेन इन्वेस्टिगेशन का मामला है। तार्किक तौर पे एक बात उठती है कि आजादी के बाद से आज तक इतने अंदर में कोई भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में आपको डिक्रिंग होती है, यानी कि मन मुटाव होता है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, पूना पैक्ट होता है, सुभाष चंद्र बोस का हरिपुर सेशन होता है जिसमें गांधी की नाराजगी होती है, ऐसे हजार चीजें होती हैं। उसमें कोई ऐब नहीं है, उसमें क्या ऐब है? हमारे फैमिली में होता है, आपके फैमिली में होता है। तो अगर नेशनल मूवमेंट के दौरान गांधी जी को इनसे हुआ, कभी उन्होंने उनकी तारीफ की, कभी उन्होंने उनकी नाराजगी जाहिर की, तो हमको उतना बड़ा उसमें ऐब नहीं लगता है जो आदमी एक एक लाइन यहाँ पे पैनलिस्ट उठा रहा है, उठा के डाल रहा है और कह रहा है कि अन्याय हो गया, अन्याय। एक लॉजिक से सब लोग ये बात बता दें, एक लॉजिक से, कि इतनी नाराजगी एक दूसरे में हुई और फिर उसके बाद से पैक्ट हुआ, सहमति हुई और देश आजाद हुआ। एक ही साहब सावरकर साहब, उनसे ऐसी कौन खानदानी दुश्मनी हो गई, ऐसी किसको खानदानी दुश्मनी हो गई कि सुभाष चंद्र बोस के लिए मुद्दा ना बनता है, अशफाकुल्लाह खां के लिए नहीं बनता है, एवं मदन मोहन मालवीय जो चले गए उनको भी इज्जत से लोग पेश आते हैं, उनको भी समझते हैं कि इतने बड़े शिक्षाविद रहे। एक ही साहब के लिए उनको इतने सितम हो रहे थे। उनको अगर ये कंपैरेटिव स्टडी करना था कि 5 स्टार जेल वहां इलाहाबाद में है और हमारा जेल की थोड़ी सुविधा उठा दिया जाए तो पैर पे ना गिरते। भाई साफ मामला ये है कि एक ही साहब के लिए क्या उठता है। इस पर मैं काउंटर चाहूंगी प्रोफेसर अमित साहब से, ये जो सवाल खड़ा कर रहे हैं इसलिए जल्दी और एक मिनट हम बस आगे क्या हम नहीं बोलेंगे, जल्दी से कम वक्त दिया है जल्दी से और आपके पूरे पैनल एक खास आइडियोलॉजी जल्दी से कंप्लीट योरसेल्फ। हम बार-बार कहते हैं पैनलिस्ट रेशवी जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। हम चाहेंगे कि सावरकर, हम भी उनको बहुत अरमान से वीर बोले, मैं भी उनको वीर बोलूंगा, रादर देन की सावरकर खुद अपने आप को वीर बोले। मेरा मामला होगा। ठीक है, शर्मा जी जवाब देना चाह रहे, जल्दी से शर्मा जी फाइनल कमेंट भी दीजिएगा, समय की कमी है। क्या सुभाष चंद्र बोस को जितना सम्मान मिलना चाहिए था वो मिला? क्यों नहीं मिला? अभी आप वीर सावरकर जी को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दीजिए। मदन मोहन मालवीय जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था क्या वो मिला? क्योंकि एक परिवार, एक ग्रुप, कुछ लोग उनको चमकाने के लिए, उनको ग्लोरीफाई करने के लिए, उनकी बातों को आगे करने के लिए, उनके नेतृत्व को आगे करने के लिए जो बाकी के जो लोग थे जिनका जो कंट्रीब्यूशन था उसको कहीं ना कहीं कमतर किया गया, उसको आइसोलेट किया गया और आजादी के बहुत दिनों तक जब इनकी सरकारें थीं उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया ताकि जो इनका ग्लोरिफिकेशन है वो जारी रहे। वही वीर सावरकर जी के साथ हुआ। उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन, बड़ा योगदान, उनकी जो दूरदर्शी सोच और उन्होंने जो अपना इंटेलेक्चुअली और जो फ्रीडम फाइट में जो उनका जो योगदान जो दिया उसको कहीं ना कहीं से तोड़ मरोड़ के इस तरीके से पेश किया गया कि उनको खलनायक बना दिया जाए, उनके योगदान को भुला दिया जाए। और जो उनका जो विचार था हिंदुत्व का विचार होता है कि जो यहाँ भारत में जो रह रहे हैं सब साथ में रहें, खुशी से रहें, मिलके रहें, आगे बढ़ें और उस सारे विचार को खत्म कर दिया जाए। जो सूडो सेकुलर हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, वो नहीं चाहते कि योगदान बाहर आए। जो योगदान बाहर आएगा तो जो दूसरा पक्ष है जो अभी तक सिर्फ मलाई खा रहा था, अपने आप को ग्लोरीफाई करवा रहा था, अपने आप को सम्मान दे रहा था या सम्मान ले रहा था, वो कहीं ना कहीं कमतर हो जाएगा। दूसरे लोगों को भी लोग सम्मान देना शुरू करेंगे। लेकिन ये अन्याय क्यों? ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, जल्दी से आप सभी का मैं फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले विक्रम राव, आप क्या कहेंगे? ये अन्याय नेहरू सरकार के दौरान वीर सावरकर के साथ क्यों होने दिया गया? फाइनल कमेंट विक्रम राव जी। रिपीट कीजिए फाइनल कमेंट सर, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? नेहरू सरकार के दौरान वीर सावरकर के साथ ये अन्याय क्यों होने दिया गया, जिसका जिक्र अभी शर्मा जी ने किया? ये बहुत संक्षिप्त सवाल है आपका, जरा आप गौर कीजिए। मैं सोचता हूँ चारों विद्वान प्रवक्ता लोग, टिप्पणीकार मेरी बात से सहमत होंगे कि इस देश के 75वें साल में हम याद करें
एक भी आदमी जो भारत की जेल में या अंग्रेजों की जेल में एक रात भी भूखा रहा जो, ये देश उसका कृतज्ञ होगा आज 75 साल में। और यहाँ आप खुद गौर कीजिए, क्या आजाद भारत में जब बात करते हैं सावरकर की, तन्हा जेलों में रहे, अंडमान में भूखते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, आजाद भारत के शर्म की बात है आज, एक बहुत ही गंदी बात है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जो आजादी के लड़े गोवा के लिए, भारत के लिए, उन्हें आजाद भारत में लोगों ने जेल में रखा। नेहरू ने उनकी बेटी ने, गवारा करेगा ये देश इस बात को? कभी इतिहास गवारा करेगा इस बात को? ठीक है, प्रोफेसर अमित उपाध्याय, फाइनल कमेंट आपका, क्या लग रहा है ये मुद्दा जिस तरह से उठा, किस तरफ आगे बढ़ता हुआ, और क्या मंशा राजनीतिक दलों की? जी एक्चुअली देखिए, ये मुद्दा जो उठाया गया ना, ये मुद्दा मैं उस पर मैं क्या कमेंट करूं, लेकिन इस तरह के जो प्रश्न उठ रहा है कि सावरकर साहब ने माफीनामा और गांधी, गांधी इस देश की नहीं पूरी दुनिया के लीडर माने जाते हैं। आज जो सत्य और अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी दुनिया में देने वाला वो फकीर गांधी ही है। तो गांधी के बारे में तो कोई कमेंट कर ही नहीं सकते। और किस परिस्थिति में उन्होंने माफीनामा के लिए लिखा, ये अभी हमारे एक भाई ने बताया भी। अभी मैं ये समझता हूँ कि अगर ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है तो पूरी तरह से गलत है। किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को राजनीतिक दृष्टिकोण से वोट के बैंक के लालच में उनके कमियों को उजागर करना, सबसे पहले तो यही हमारी दृष्टता है। ये प्रदर्शित करता है कि हम एक सिविलाइज सोसाइटी में नहीं रहते। ये हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को अगर हम रिस्पेक्ट न दे पाए और उनको डिवाइड करें कि नेहरू ये थे, गांधी ये थे, सावरकर साहब ये थे, सामाजिक ढांचा बुन रहे हैं, उस पर हमें गौर करना होगा, गंभीरता से सोचना होगा। ये देश डेवलप नहीं है, देश डेवलप नहीं है, डेवलपिंग अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज से भी नीचे की स्थिति में हम जा रहे हैं। ठीक है सर, अशोक सिन्हा जी, आपका रुख करते हुए फाइनल कमेंट आपका, ये बिल्कुल बंद, क्या जो इज्जत जो सम्मान वीर सावरकर को मिलनी चाहिए थी वो अब मिलेगी आगे? निश्चित मिलेगी। आजादी के 75 वर्ष में उन सभी लोगों को याद किया जा रहा है शिद्दत के साथ, पूरे हिम्मत के साथ और पूरी निष्ठा और राष्ट्रीय एकता के साथ, कि जिन लोगों को पीछे किया गया, ये जो कांग्रेस ने ठेका दिया था वामपंथियों को इतिहास लिखने और शिक्षा को चलाने का, वो उसके जब उनका कद छोटा किया गया, बड़े बड़े लोगों का कद छोटा किया गया कुछ लोगों के लिए, तो आज उठेगा ये बात। और मैं बता दूं, वीर सावरकर असंदिग्ध, बिल्कुल निष्ठावान राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रतीक थे। उनको उचित स्थान इतिहास में मिलना चाहिए, उनको उचित स्थान सामने मिलना चाहिए और उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात होगी अगर यह देश अपना प्रायश्चित करना चाहता है। हसन रिजवी जी, आप लोगों को तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इस पर, आपका फाइनल कमेंट? देखिए, हमें भी बिल्कुल आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि हमें सबसे बड़ी खुशी ये मिलेगी कि उनको भारत सम्मान दीजिए, देश रत्न दीजिए, जो भी देना है दीजिए, ताकि ये मुद्दा परमानेंट तौर पे खत्म हो जाए सावरकर का। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जनसंख्या एक हाईली डेमोग्राफर्स के लिए एक इशू है, एक स्पेशलाइज्ड डोमेन है जिसमें डेमोग्राफर को काम करने की जरूरत होती है, और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी उसको हथकंडा अपनाती है। उसी तरीके से कई ऐसे मुद्दे हैं, सावरकर साहब के भी एक मुद्दे हैं। अच्छा है कि उनको पूरे तौर पे हम लोग अपनाएं, और अपनाने के बाद ताकि 200 रुपए वाला पेट्रोल का मुद्दा वो मीडिया के लोग खासतौर पर उस पर डिबेट करें, न कि सावरकर को जगह जगह के यूपी इलेक्शन को टारगेट करें। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, जाते जाते जल्दी से फाइनल कमेंट आपका, कैसे देंगे आप वीर सावरकर को वो इज्जत जो वो डिजर्व करते हैं, जो उन्हें आज तक नहीं मिल पाई जब वो राजनीति के शिकार हुए, निशाने बनाए गए? देखिए, हम तो देंगे और देके रहेंगे। और अमृत उत्सव में हर जगह ऐसे लोगों को हाईलाइट किया जा रहा है जिनके कंट्रीब्यूशन को दबाया गया। अभी रिजवी साहब जी कह रहे हैं कि उनको सम्मान दे दिया जाए ताकि ये मुद्दा खत्म हो जाए। अरे आप ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करो, आप अपनी पार्टी से बोलो कि हमने गलती करी, हमें सम्मान देना चाहिए था, नहीं दिया, अभी वर्तमान सरकार को सम्मान देना चाहिए, अपने आप खत्म हो जाएगा। आप अपनी गलती को मानो, आप अपना दिल बड़ा करो, लेकिन आप तो खुंदक में कह रहे हो, फ्रस्ट्रेशन में कह रहे हो, खिसिया के कह रहे हो। आपका खिसियानापन दिख रहा है टीवी पे, ये दिखाता है कि आप लोग बड़ा दिल नहीं कर रहे हो। आप आज भी खुंदक पे हो, आज भी उनसे नफरत करते हो। चलिए, आप यहाँ पर आश्वासन तो दे रहे हैं, कैसे आप इसे हकीकत में तब्दील कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर कम से कम स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों को बख्शा जाना चाहिए, उन पर किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए,
लेकिन न जाने ये बात हमारे देश में मौजूद तमाम राजनीतिक दलों को कब समझ में आएगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।